शोधार्थियों, यूट्यूब चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज मैं सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में प्रज्ञा सिंह जी के साथ हूँ। शोधार्थियों, इस दुनिया की खूबसूरती को बचाए रखने का काम वाकई कवियों ने भरपूर बहुत ही दमखम से किया है। इन्होंने सौंदर्य दृष्टि को ही नहीं बचाए रखा, बल्कि ताकतवर विधायकों के महल नुमा घरों की बजाय झोपड़ियों को झिलमिल सितारे की तरह देखने का हुनर पाया। यह सौंदर्य दृष्टि यूं ही प्राप्त नहीं होती। कवियत्री प्रज्ञा सिंह ने इस दृष्टि को प्राप्त किया है और इनकी कविताएं कभी व्यक्ति पर, कभी समाज पर, तो कभी सत्ता के प्रभाव से उठने वाली बेचैनी पर हैं, उन सवालों पर हैं। सवाल जिन्हें पूछते हुए उनकी कलम न हिचकती है न रुकती है। उन्हें पता है आज जो अपने भारत की तस्वीर है वह मेहनतकश लोगों के दम पर बनी संवरी है, इसीलिए ये चुभने वाला सवाल पूछ पाती हैं। प्रज्ञा सिंह पूछती हैं, अगर भारत माता गौरांगी है तो ये सांवली कत्थई औरतें कौन हैं? आज पहली बार ये कविताएं मैं आपके समक्ष पढ़ने जा रही हूं। प्रज्ञा सिंह जी की कुछ नई कविताएं, जिसमें शोधार्थियों आप एक अलग तरह का सौंदर्य बोध पाएंगे। और ये सौंदर्य बोध आप इनकी 5 कविताओं में पाएंगे, क्योंकि इस कविता में व्यक्ति, समाज और सत्ता लगातार मौजूद है और इनके आपसी अंतर्द्वंद, इनके आपसी अंतर संघर्ष भी लगातार मौजूद हैं। कवियत्री प्रज्ञा सिंह इंटर कॉलेज आजमगढ़ में अध्यापन कर रही हैं। हंस कथा देश परती परिकथा में कविताएं इनकी प्रकाशित हैं। इनका पहला कहानी हंस में प्रकाशित हुआ है, रमाकांत कथा पुरस्कार के लिए चयनित है। आशंका समिति नामक साहित्यिक संस्था का संचालन करती हैं। प्रज्ञा सिंह की भाषा सशक्त है, पारदर्शी है, सटीक है, ठीक वहीं जाकर लगती है जहां चोट करनी होती है। आंचलिक शब्दों का भी इनकी कविताओं में बखूबी प्रयोग है। शब्द चयन में इन्हें कोई झिझक नहीं, कोई संकोच नहीं। दरअसल शब्द चयन में बड़ी कंजूसी बरतती हैं। कविताएं इनकी गागर में सागर जैसी हैं। अपनी बात को बहुत शिद्दत से, बहुत मजबूती से रखती हैं। आज के समय में बेहिचक लेखन कहना हो, लगातार बेहतर से बेहतरी की ओर बढ़ना हो और इस बेहतरी की उम्मीद को बनाए रखना हो, तो प्रज्ञा सिंह की कविताएं पढ़नी चाहिए। निश्चय ही आप साधुवाद के हकदार हैं। शोधार्थियों, आज बहुत अधिक बातचीत न करते हुए मैं प्रज्ञा सिंह की 5 कविताओं से आपको रूबरू कराती हूँ और उनकी रचनात्मक यात्रा का सहयात्री बनाती हूँ। प्रज्ञा सिंह की पैनी नजर लगातार समाज और राजनीति पर भी है। एक कविता है, उसी कारण से। हिंदू को मर जाना चाहिए क्योंकि वह हिंदू है। इसी एक कारण से मुसलमान को भी मर जाना चाहिए। न जाने किस कारण से मर जाना चाहिए आदमी को। पेड़ों को मर जाना चाहिए कि तमाम विस्तार के बाद भी वे केवल पेड़ ही बन पाए। लड़कियों को मर जाना चाहिए कि वे नासपीटी लड़कियां ही रहीं उम्र भर। हवा को हवा के होने के कारण मर जाना चाहिए। मर जाएं तालाब की सब मछलियां कि रंगीन छटपटाहट से भरे उनके जिस्म पर सूर्य सरक कर रोज सुबह को शाम कर देता है। मरे तो मर जाए रोशनी कि आखिर एक शांत यानी लगभग मरणासन सी दुनिया में खलबली भर देने का किसी को क्या अधिकार है। आहा, यही एक पंक्ति कितनों को मर जाना चाहिए, क्यों मर जाना चाहिए, इन सब पर भारी है। मरे तो मर जाए रोशनी की आखिर एक शांत यानी लगभग मरणासन सी दुनिया में खलबली भर देने का किसी को क्या अधिकार है। चीजें जो हैं जिन कारणों से हैं, उनको उन्हीं कारणों से मर जाना चाहिए। मर जाए स्कूल कि वहां एक बेहद मासूम बच्चे के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। घर के जितने हिस्से में घर है गिर जाए कि इस तेज रफ्तारी दुनिया, घूमती दुनिया में कब तक टिका रहेगा। मर जाओ अर्ध विकसित फूलों, अर्ध विकसित फलों, नाजुक हृदय लोगों, निष्फल कामनाओं। मर जाओ, जिस कारण हो उसी कारण से मर जाओ। बेहतरीन कविता। आप देखें कि एक दूरदर्शी कवि, एक शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं का हितैषी कवि
एक अपने भविष्य को आशा उम्मीद जगाने का, सपना दिखाने का कवि जब मर जाने के लिए बार बार आपको बेचैन कर रहा है, तो यही कारण है कि वो बहुत क्षोभ में है, बहुत गुस्से में है, बेचैनी में है, नाराजगी में है, और वो बार बार सवाल कर रहा है कि हमारे होने की, हमारी उपस्थिति, हमारे होने की वजह अगर मर चुकी है, वो मानवीयता, वो समता, ममता, सौहार्द, भाईचारा, प्रेम, दुलार, मान, परवाह मर चुका है, आंखों का पानी मर चुका है, भीतर की दया, ममता, समता मर चुकी है। तो जब पूरी मानवीयता मरने के कगार पर हो, तो आप सब किस बात के लिए और किस दिन के लिए जिंदा हैं? एक दूसरी कविता है गंगा में। हहराती हुई कुछ औरतें आईं और गंगा में समा गईं। कुछ भजन रह गए बालू में चिपके। टह टह लाल सिंदूर सा तुलसी के सिरहाने, थकान थी उम्र भर की, चिंतातुर थीं वे औरतें थीं कि सोचती थीं गंगा मैया के पास सरकारी नौकरी है, बेटियों के लिए उपयुक्त वर है, पति के बवासीर की कोई दवाई। पूछती गंगा में डुबकी लगाती औरतें, अचरा पसार पसार गंगा के आगे माथा नवाती। गंगा भी औरत थी, गंगा भी औरत थी, दुख जानती थी, मिट्टी के ढेले सी गलती थी, बहती थी कि आग सी जलती थी। उन दोनों को नहीं पता था आसमान में भगवान की जगह एक काला कौवा रहता है। आश्चर्य कि हहराती हुई ये औरतें जिस गंगा में समा गईं, वह गंगा भी अब नहीं रही, गंगा भी अब नहीं रही। प्रज्ञा सिंह की कविताओं की एक और खूबी है कि आखिरी अंतिम पंक्तियां जो हैं वो बुलेट का काम करती हैं, वो तीव्र प्रहार करती हैं और उस सही जगह पर सही संकेत करती हुई सही चोट करती हैं। तो गंगा ही नहीं रही तो वहाँ श्रद्धाकुल, वहाँ प्रश्नाकुल, वहाँ अपनी आशा उम्मीद जगाती, अपने सपनों की राह देखती ये औरतें जो अर्घ्य दे रही हैं, जो गंगा मैया को मना रही हैं, मान मनोहार कर रही हैं, दरअसल वे भी कहाँ समा जाएं, कहाँ डूबकर मर जाएं। बेहतरीन कविता। अगली कविता है सेल्फी। आपने सेल्फी ली, मैम अच्छा किया, अच्छी आई है। अच्छा है इसमें तो बिल्कुल ही नहीं आया एड़ियों का चटकना। अच्छा है इसमें तो बिल्कुल ही नहीं आया एड़ियों का चटकना, घुटनों की सूजन गठिया का उभरना नहीं आया। आपने सेल्फी ली, मैम अच्छा किया, अच्छी आई है। अच्छा है कि इसमें नहीं आई है टूटे हुए मन की फांकें, भीतर तक भर रहा अवसाद। नहीं आई हताशाएं, जीवन भर का विषाद नहीं आया। आपने सेल्फी ली, मैम अच्छा किया, अच्छा है इसमें उपेक्षा की खरोची नहीं आई। दंश मारता अकेलापन, बढ़ रहा चिड़चिड़ापन, घरों का उजड़ापन नहीं आया। आपने सेल्फी ली, मैम अच्छा किया, बदल दिया बैकग्राउंड, अच्छा किया मैम। ये बैकग्राउंड अपने आप बदल रहा है। ये पर्दे के पीछे की और पर्दे की आगे की कथा बदल रही है। राजा और प्रजा की भाषा बदल रही है, बोली बदल रही है, एक दूसरे के प्रति बर्ताव बदल रहा है। और ये सेल्फी आत्म केंद्रिकता की, आत्म सौंदर्य, आत्म मुग्धता और आत्म केंद्रित होते जाने की, व्यक्ति की सेल्फ सेंटर्ड होते जाने व्यक्ति की एक बड़ी मारक चोट प्रज्ञा सिंह अपनी इस कविता में उभारती हैं कि सेल्फी के जमाने में, सेल्फ के जमाने में इनर सेल्फ की कोई तलाश नहीं करता, अपने भीतर को कोई नहीं खोजता, और तमाम हताशाएं, अवसाद, पीड़ा, चुभन, यंत्रणा, चोट, खरोच, बीवाइयाँ, फटी एड़ियाँ, हथेलियों की दरारें, कुछ दिखाई नहीं देता। कोई पीड़ा, कोई उन्माद दिखाई ही नहीं देता। तो वो अकेलापन, वो अवसाद, वो चिड़चिड़ापन, उजड़ापन इस सेल्फी में दिखाई नहीं देता। यानी कहानी के पीछे की कहानी ढकी रहती है, हमेशा नेपथ्य में रहती है, पर्दा बदलता रहता है, परिवेश बदलता रहता है, और आप बैकग्राउंड तक को बदल सकते हैं। यानी जो कुछ भी आपके नेपथ्य में घट रहा है, आप उसको दूसरे रूप में दिखा सकते हैं। बेहतरीन कविता। मित्रों, प्रज्ञा सिंह जी ने स्त्री की सामाजिक आर्थिक दशा को, और विशेष तौर पर ग्रामीण स्त्रियां, जो गंवई स्त्रियां हैं, गांव की स्त्रियां, मेहनतकश स्त्रियां हैं, उनकी दशा को भी सामने लाने का बहुत काम किया है। और उनकी कविताओं में वो शब्द प्रभाव आप देखें, वो शब्दों की त्वरा देखें, चोट देखें कि उनके सवाल दूर तक आपको भेदते हैं।
दूर तक आपको साथ लेकर जाते हैं और आप भी एक बार बेचैन हो जाते हैं। ये कविता मुझे बहुत बेचैन कर रही कई दिनों से, और मुझे लगा कि इसे तो मैं सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में जरूर पढ़ूं। ये सांवली कत्थई औरतें कौन हैं, ये सवाल है। देखिएगा, ये श्वेत वसन धारिणी गौरांगी भारत माता कौन है? मैंने खेत की मेड़ों पर डगमग कदम वाली सांवली कत्थई औरतों को देखा है। उनकी झुलसी पीठ पर दोपहर के सूरज को छोटे बच्चे सा झूलते देखा है। मैंने देखा है उन्हें गीतों के लय पर धान रोपते। मैंने उनके अध खुले सूखे स्तनों को चूसते भूखे बच्चों को देखा है। मैं पूछती हूँ अगर भारत माता गौरांगी है तो ये सांवली कत्थई औरतें कौन हैं? शोधार्थियों, आप देखें, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका नेतृत्व कर रहा है, जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो दरअसल एक नकाब है, एक पहना ओढ़ा चेहरा है, रंगीन रंगा चुंगा चेहरा है। ये फैब्रिकेटेड है, ये दिखाने के लिए है, लेकिन सचमुच में जो वाकई रिप्रेजेंट कर रही हैं भारत को, भारत के गंवाई मन को, भारत के गंवाई समाज को, श्रमशील समाज को, भारत की गांव को, वो श्रमशील औरतें ही हैं जो कत्थई रंगों वाली हैं। वो मेड़ों पर हैं, खेतों में हैं, खलिहानों में हैं, गांव द्वारों पर हैं। दरअसल वे जो जिन महागाथाओं को जन्म दे रही हैं, उनकी तो कोई बात करता ही नहीं है। वो तो कभी रिप्रेजेंट कर ही नहीं रही होती, वो तो कभी देश का चेहरा बनने ही नहीं पाती। और यही दुख, यही दंश प्रज्ञा सिंह की इस कविता में मुझे दिखाई देता है। तो प्रज्ञा सिंह इस तरह कठोर सवाल कर रही हैं शोधार्थियों, तब वे औरतों के प्रति सत्ता का और समाज का और समाज के ठेकेदारों का और इस पुरुष सत्ता का ओपरी दिखावटी छद्म चेहरा जो है वो उघाड़ कर रख देती हैं, नंगा कर देती हैं, और लगातार उनके उस फैब्रिकेशन के पर, उनके उस वर्चस्व पर, उनकी उस मूंछ के आबदाब पर सीधे सीधे सवाल करती हैं। तो वास्तविकता की तरफ इशारा करती हुई ये कविता बेहतरीन कविता है शोधार्थियों। इसे जरूर समसामयिक आप पाठ्यक्रम में जब पढ़ रहे हैं तो उन कविताओं के साथ इसको रिलेट करके देखिएगा। अगली कविता है शहर सोता नहीं। दबे पांव आती है शहर में रात और लगभग झपट्टा मारते हुए शहर को अपने आगोश में भर लेती है। शहर तो श्राप है कि शहर सोता नहीं है, पूरा का पूरा पैसे में बदल जाने की जिद में दिन से रात और रात से दिन के बीच हांफता हुआ शहर चौराहों पर टांगता है उजालों की लालटेन जिसकी रोशनी बहुत कम दूर जाकर खरगोश की तरह दम तोड़ देती है। और यहाँ एक सेल्समैन की माँ गली की आखिरी छोर तक रोक देती है अपनी आंखें, दरवाजों को बंद करने के भ्रम में खुला छोड़ देती है। साथियों, ये शहर की जो चकाचौंध है, ये मेट्रोपॉलिटन की जो चकाचौंध है, ये जो आंखों को चुंधियाती रोशनी है, ये जो तामझाम है, टीमटाम है, ये जो महानगरीय असंतोष, अतृप्ति, इसकी तरफ प्रज्ञा सिंह आपको सवाल दे रही हैं, बहुत बड़े सवाल दे रही हैं कि आस प्यास, इंतजार, प्रतीक्षा जैसे खत्म होता जा रहा है, जैसे शहर इस फैब्रिकेशन चुंधियाहट में अपने भीतर की उस गर्माहट को, आत्मीयता को, संबंधों के निर्वाह को भूलता जा रहा है। जैसे ये रोशनी बस दिपदिपा रही है, ये किसी को राह नहीं दिखा रही, ये किसी का मंतव्य पूरा नहीं कर रही, ये किसी के सपनों को राह नहीं देती। कोई द्वार नहीं खुलता, खिड़कियां बंद होती हैं, सब अपने आप में सिमटे हुए होते हैं। और ऐसे में जो प्रश्नाकुल है, जो प्रतीक्षारत है, जो आशा और उम्मीद जगाए है, उसके सपनों का लगातार मरते जाना, चुकते जाना पाश की याद दिला देता है मित्रों। तो ये बेहतरीन 5 कविताएं प्रज्ञा सिंह की शोधार्थियों, आप इसे जरूर नोटिस में लें। आप जब भी अपने पाठ्यक्रम में MA के और MPhil के सभी विद्यार्थियों के लिए कहूँगी मैं, पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हों, ये शहरीय विमर्श, ये एलियनेशन,
ये आइसोलेशन, ये लगातार छीजते जाना मूल्यों का, ये लगातार मानवीयता का नष्ट होना, ये लगातार जो हमारी जिज्ञासाओं और प्रश्नाकुलता का मरते जाना, हमारी बेचैनी का थमते जाना, और ये फैब्रिकेशन जो है, जो महानगरीय संस्कृति हमें लगातार दे रही है, इन सब पर आप बेहतरीन टिप्पणी कर सकते हैं, बेहतरीन कमेंट्स ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।